Hello everyone, welcome back to MB Classes Labor Law and HRM. Today we will cover the complete trade union come under the Unit 5 Industry Relation Trade Union in Code 55 नेट सिलेबस। अगर आप JRF नेट PSU किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो ये नॉन नेगोशिएबल टॉपिक है। ये हाई यील्ड है, इसमें से बहुत एग्जाम कभी वो कंसेप्ट को लेके, कभी वो डेफिनेशन, कभी थ्योरी, कभी एक्शन, कभी आपके रिकॉग्निशन, कभी एक्ट, ये सारी चीजें इसमें पूछता ही है। और आज की वीडियो में हमने ये सारा ट्रेड यूनियन जितना भी है, जितना वो जहां तक ये कवर कर सकते हैं पूरा कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद भी हमने इसके 34+ PYQ लिए हुए हैं जो मोस्ट रिपीटेड आते हैं एग्जाम में। अब हम चलते हैं कंसेप्ट पे। ट्रेड यूनियन कहाँ से अराइज हुआ? आप कभी हमने ऑलरेडी कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ाया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को देखिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है कि जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों बैठ के किसी वेजेस पे कभी नेगोशिएट करते हैं, तब वो कलेक्टिव बार्गेनिंग कहलाती है। तो ये कंसेप्ट, क्योंकि इंडिविजुअल वर्कर है वीक रिजर्वेशन प्राइस, कहीं ना कहीं देखो, अगर मैनेजमेंट है, उसके पास प्रॉफिट है, उसके पास पावर है, तो अगर एक वर्कर है वो तो ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी नीड अ यूनियन एग्रीगेट दिस पावर। जब हम यूनियन बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो पावर हमारी एग्रीगेट हो जाएगी। द नीड द जॉब मोर देन द एम्प्लॉय नीड द स्पेसिफिक वर्कर। ओके, तो यहाँ से ही हमारा ट्रेड यूनियन का कंसेप्ट अराइज हुआ कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर के लिए। देन अगर हम इसे देखें कि कहाँ से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रेड यूनियन का किसके अंडर है? 1926 के अंडर है। ये क्या है? कॉम्बिनेशन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, वर्कर वर्कर, वर्कर एम्प्लॉई, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर, इनके बीच में जो क्या करता है, रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। अगर सोशियोलॉजिकल लेंस के थ्रू देखें ट्रेड यूनियन क्या है, तो वो क्या है? सोशल ग्रुप है जो प्रोवाइड कराता है आइडेंटिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एलिगेशन ऑफ इंडस्ट्री वर्क। जो वहां के ऑलरेडी इंडस्ट्री वर्क में हैं, उनके बेसिस पे ये क्या कराएगा? उन लोगों को रिकॉग्निशन दिलाएगा कि यस, ये हमारी यूनियन है। ओके, देन इकोनॉमिक लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मोनोपोली सेलर ऑफ लेबर, इसका एम क्या है कि कहीं ना कहीं जो हमारा रिस्ट्रिक्ट है लेबर सप्लाई पे और प्रेशर करता है कि यस हमारे वेजेस। तो इकोनॉमिक में तो अगर आपकी यूनियन एक साथ है तो अपनी वेज की डिमांड हायर कर सकती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं लेबर सप्लाई उसी के बेसिस पे आपको कलेक्टिव प्रेशर क्रिएट करेगी, जिससे कि मार्केट में आप जो मैनेजमेंट है वो हायर वेजेस प्रोवाइड करें। देन अगर डेफिनेशन प्रॉपर की बात करें तो क्या है? ट्रेड यूनियन क्या है? कॉम्बिनेशन है, फॉर्म प्राइमरली फॉर रेगुलेटिंग रिलेशन बिटवीन, जैसे कि मैंने बताया अकॉर्डिंग टू ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, वर्कमैन एम्प्लॉयर, वर्कमैन वर्कमैन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, तो ये कहलाएगी ट्रेड यूनियन। पीवाईक्यू में कभी कभी पूछ लेता है कि एम्प्लॉयर एसोसिएशन, जो कि मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कहाँ किसके अंडर ये बोला गया है? तो आपको पता है ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर ही एम्प्लॉयर एसोसिएशन मीन्स एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जब मिलके कुछ करते हैं जिसे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तो ये यहाँ से पूछ लिया जाता है। देन नेचर ऑफ ट्रेड यूनियन, अब हमें ट्रेड यूनियन पता चल गया कि ट्रेड यूनियन क्या होता है? वर्कर वर्कर, वर्कमैन वर्कमैन, एम्प्लॉय एम्प्लॉय, ये ट्रेड यूनियन कहलाती है। जो बिजनेस के लिए जब हम यूनियन होते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, इनका नेचर क्या है? कंटिन्यूस एसोसिएशन है। ये कोई टेम्पररी ग्रुप नहीं है, जैसे कि हमने एक स्ट्राइक के लिए फॉर्म करा और फिर छोड़ दिया। नो, इट इज अ परमानेंट है, ऑन गोइंग बॉडी है। देन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। वॉलेंट्री क्यों है? कि वर्कर की कोई फोर्स नहीं कर रहा, वर्कर इज ज्वाइन देयर ऑन फ्री विल, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, एक्सेप्ट यूनियन ऑफ कंसेप्ट। अभी यूनियन ऑफ कंसेप्ट है जो अब्रॉड में, जो कि मैं आपको इससे डिटेल में पढ़ाऊंगी, यूनियन ऑफ क्या होता है, क्लोजर ऑफ क्या होता है, तो उसको छोड़ के ये क्या है? विलिंगली है, ठीक है। डेमोक्रेटिक सेटअप है, लीगली यूनियन मस्ट हैव, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, पीरियोडिक इलेक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। देन लीगल पर्सन है, एक रजिस्टर, आप ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर पढ़ोगे, रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो ट्रेड यूनियन क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट है, कॉमन सील है, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी है, राइट टू स्यू और स्यू। मतलब ये क्या है? जैसे कंपनी एक्ट में हम पढ़ते हैं ना कि इंसान जैसे कंपनी का ओनर है, ठीक है, पेप्सी है, तो उसमें कौन ओनर है? अगर वो एक्सपायर भी हो जाएगा तब भी वो सेम उसकी एक कॉमन सील है जो कि पेप्सी के नाम से ही रहेगी, ओनर के नाम से नहीं कंपनी चलती। ऐसे ही ट्रेड यूनियन है, तो ये क्या है? कॉर्पोरेट बॉडी है, इस पे राइट है कि अपना स्यू भी कर सकता है और स्यू हो भी सकता है। आप लोग कभी अगर कोई क्लेम करना होता है तो आप ओनर को नहीं करते हो ना, कंपनी को करते हो। दैट्स लाइक अ ट्रेड यूनियन। ड्यूअल आइडेंटिटी है, इकोनॉमिक ऑर्गन भी है जो कि फाइट के लिए, वेजेस के लिए, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने के लिए करती है। देन पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गन भी है, जो कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू में जो लॉ चल रहे हैं उनके लिए भी डिमांड करती है। देन कम टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन। सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाए तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो इकोनॉमिक पिलर है। पहले यूनियन वी स्टार्ट थी कि हमारा जो इकोनॉमिक है उसे हम सिक्योर कर सकें। वेज डिटर्मिनेशन, सिक्योरिंग अ फेयर वेज और लिविंग वेज फॉर मेंबर
वर्किंग कंडीशन, नेगोशिएशन फॉर बेटर लाइटिंग, वेंटिलेशन, जॉब सिक्योरिटी एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल, यही इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट। देन सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या होगा, सोशल वेलफेयर। पहला तो इकोनॉमी की है, जैसे अगर हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे भी प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है कि हमें अच्छा सैलरी हो। उसके बाद हम देखते हैं सोशल और वेलफेयर भी हमें फैसिलिटी मिलती रहे, ठीक है। तो अब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, म्यूचुअल इंश्योरेंस, फाइनेंशियल हेल्प दे दी, जैसे कोई बीमार है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का डेथ हो गया, तो उस टाइम पे हमने क्या कर दिया, एक तरह का वेलफेयर कर दिया एक तरह का। वर्कर एजुकेशन, उनकी लिटरेसी, टेक्निकल स्किल लेवल को रेज कर दिया, रिक्रिएशन कर दिया, लाइब्रेरी, स्पोर्ट क्लब, हॉलीडे होम्स, ये हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया। सोशल स्टेटस, सेंस ऑफ डिग्निटी दी, वॉइस ऑफ इंडस्ट्रियल गवर्नेंस दिया। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेड यूनियन का, सोशल एंड वेलफेयर, जिसमें सारी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कराते हैं। देन पॉलिटिकल एंड लीगल ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, कहीं ना कहीं उन्हें क्या करें, लेजिस्लेटिव इन्फ्लुएंस है। आपने देखा होगा यूनियन हमारी गवर्नमेंट है, अगर आपको कोई डिमांड है तो यूनियन डायरेक्ट जाके पार्लियामेंट में या गवर्नमेंट से डिमांड कर सकती है। तो ये क्या है, पास प्रो लेवल लॉ है। एग्जांपल मैटरनिटी बेनिफिट, मिनिमम वेजेस, तो ये क्या है, ये हमारा लीगल ऑब्जेक्टिव होगा। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, आपको पता है कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के जो हमने वर्कर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट पढ़ाया था अभी आर्टिकल 43 के अंदर, उनको है कि वो डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कहीं ना कहीं जो हम पॉलिटिकल फंड है तो उसके लिए भी कैंडिडेट क्या करते हैं, वो फंड क्रिएट करते हैं, जो कि वो हमारा कहीं अगर पॉलिटिकल में जाना चाहे तो उसके लिए हम एक्सपेंस करते हैं। तो ये हमारे पॉलिटिकल एंड लीगल ऑब्जेक्ट। देन कम टू द चेंजिंग नेचर इन 21st सेंचुरी। अब क्या चेंज हो रहा है, ये देखो, हम पुराना तो पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम में हमेशा ट्रेडिशनल नहीं पूछा जाता ना, कभी कभी। अभी करंट में क्या चल रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब क्या नेचर ट्रेड यूनियन का चेंज हुआ, पहले था कन्फ्रंटेशन, ठीक है, अब आ गया हमारा कॉपरेशन। मतलब मॉडर्न यूनियन फोकस किस पे कर रही है, प्रोडक्टिविटी। अगर आप लिंक कर देती वेज में, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट करोगे तो हम आपको कहीं ना कहीं वेजेस ज्यादा देंगे, तो ये लिंक हो गया, रेदर देन जस्ट डिमांडिंग मोर। तो वो डिमांडिंग मोड नहीं करना, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो ऑटोमेटिकली आपको वेजेस हायर मिलेगा। मतलब कन्फ्रंटेशन टू कॉपरेशन। सर्विस मॉडल, यूनियन नाउ ऑफर लीगल एड, इंश्योरेंस, कैरियर काउंसलिंग, अट्रैक्ट यंगर वर्ग। कहीं ना कहीं यूनियन क्या कर रही है कि एक मॉडल क्रिएट कर दिया कि यस आप यूनियन में रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये लीगल हेल्प मिल जाएगी, इंश्योरेंस मिल जाएगी, काउंसलिंग मिल जाएगी, जो ज्यादा से ज्यादा यंगर वर्कर यूनियन में जाए। थर्ड है ग्लोबल नेचर, कोलैबोरेशन कर रही है इंटरनेशनल बॉडी लाइक इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन। तो ये हमारा 21st सेंचुरी में ट्रेड यूनियन का नेचर चेंज हो रहा है। देन कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन। अब इसमें बहुत टाइप की स्ट्रक्चर है, ठीक है, टाइपोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो फर्स्ट वन किस, अगर यूनियन का, अगर ये कभी कभी आपको टाइप के मार्क्स का टाइप ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है तो ये एग्जाम में पूछ लेता है, क्राफ्ट, इंडस्ट्री, जनरल, मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। कभी कभी आपको सिंपल हायरार्की लेवल पे पूछ लेगा। तो अगर टाइप पूछा गया ट्रेड यूनियन का स्ट्रक्चर क्या है, तो फर्स्ट वन इज द क्राफ्ट यूनियन। क्राफ्ट यूनियन क्या होती है, जो सेम स्किल और ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं। सपोज करो जो हमारे विविंग वर्कर है, ठीक है, जो बुनाई कर रहे हैं, वो क्या है, एक क्राफ्ट यूनियन, उन्होंने क्या किया, अपनी एक यूनियन बना दी सारे विविंग वर्कर ने। तो ये क्या कहलाएगी, क्राफ्ट यूनियन। वर्कर बिलोंगिंग टू सेम स्किल ऑक्यूपेशन रिगार्डलेस द इंडस्ट्री दे, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो लेकिन उनका स्किल क्या है, सेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम कंटेस्टेड, तो इन्होंने बोला इंडियन कॉमर्शियल पायलट एसोसिएशन। तो अब पीवाईक्यू है, क्राफ्ट यूनियन आर लूजिंग पावर ड्यू टू द टेक्नोलॉजी मेकिंग स्पेसिफिक स्किल एब्सोल्यूट। यस, एब्सोल्यूट गायब हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी के कारण क्या हो रही है, क्राफ्ट यूनियन पावर लूज कर रही है। पहले क्या था, सारे जो क्राफ्ट यूनियन जो हाथ से काम करते थे तो वो उनका एक यूनियन होता था। तो अब जैसे एग्जाम्पल हो गया इंडियन कॉमर्शियल पायलट एसोसिएशन। देन सेकंड है इंडस्ट्रियल यूनियन, ऑल वर्कर इन सिंगल इंडस्ट्री। अब एक एग्जाम्पल लो, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा दूं। जैसे क्राफ्ट हो गया कि वहां पे क्या है, सारे सिलाई बुनाई वाले वर्कर, ठीक है, वो कहीं के भी हों, किसी भी इंडस्ट्री में हो, सारे बुनाई वाले वर्कर अगर एक साथ मिलकर यूनियन बनाते हैं तो वो कहलाएगी क्राफ्ट। इंडस्ट्री यूनियन क्या हो गई, जब एक ही इंडस्ट्री के, सिंगल इंडस्ट्री, भले आपका क्या भी स्किल हो, आप जॉब रोल क्या हो, क्राफ्ट हो, कुछ भी हो, जब वो वर्कर यूनियन बनाते हैं तब कहलाएगी इंडस्ट्रियल यूनियन। मतलब ऑल वर्कर इन अ सिंगल इंडस्ट्री रिगार्डलेस देयर स्किल लेवल, क्राफ्ट एंड जॉब रोल। एग्जांपल राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, दिस इज द मोस्ट डोमिनेंट फ्रॉम द यूनियन स्ट्रक्चर इन इंडिया टुडे, ठीक है। जो एक ही इंडस्ट्री के लोग जब बनाते हैं तो वो हो गए इंडस्ट्रियल यूनियन। जनरल यूनियन क्या हो गए, किसी भी स्किल के हो, किसी भी इंडस्ट्री के हो, किसी भी स्पेसिफिक ज्योग्राफी के रीजन के अंदर हो, तो वो कहलाएगा जनरल यूनियन। अब यहाँ पे क्या पहले में आए स्किल बेस्ड था, इंडस्ट्रियल में आ गए सिंगल इंडस्ट्री का होना चाहिए,
जनरल में आ गया क्या आपका क्या आया, किसी भी स्किल का हो लेकिन स्पेसिफिक जियोग्राफिक रीजन होगा, जैसे भारत बंद, ये भी एक तरह का जनरल यूनियन था, ठीक है। एग्जाम्पल है जमशेद लेबर यूनियन, तो जमशेदपुर का एक स्पेसिफिक रीजन हो गया और वो उसमें कोई भी इंक्लूड हो सकता है। वेरी रेयर इन इंडिया बट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट है, ये हमारा यूके में ट्रांसपोर्ट ऑफ जनरल वर्कर यूनियन है वहां पे। व्हाइट कॉलर यूनियन, यूनियन ऑफ नॉन मैनुअल, जो हमारे मतलब जो स्किल लोग हैं, अनस्किल नहीं है, क्लरिकल हो गए, प्रोफेशनल हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गए, जैसे बैंक के लोग हो गए, प्रोफेसर हो गए, टीचर हो गए, ये कहलाते हैं व्हाइट। जैसे ब्लू कॉलर वर्कर कहलाते हैं, ऐसे व्हाइट कॉलर है जो प्रोफेशनल मैनेजर टाइप है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, ये हमारा कहलाते हैं व्हाइट कॉलर यूनियन, जो नॉन मैनुअल है, क्लरिकल जॉब है, प्रोफेशनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे टिपोलॉजिकल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन मेंबरशिप, मतलब कौन कौन से मेंबर किस तरह की यूनियन में आते हैं। देन कम टू द हायरार्की स्ट्रक्चर, ओके, ये तो मेंबर के बेसिस होगी, क्राफ्ट है, जनरल है, इंडस्ट्री है। अब आते हैं हायरार्की। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी या प्लांट लेवल यूनियन। प्राइमरी व्हाट इज क्या होती है, फाउंडेशन है जो कि वर्कर रखते हैं एक सिंगल फैक्ट्री में। सपोज एक फैक्ट्री है और यहाँ पे हमारे वर्कर हैं, उन्होंने डाउन बॉटम फ्लोर में वहां पे उन्होंने एक यूनियन सेटअप कर ली, वो कहलाएगी प्लांट लेवल यूनियन। फंक्शन है हैंडल डे टू डे ग्रीवियंस, जो भी डिससेटिस्फेक्शन हो रहे हैं, लोकल वेजेस इशू, इमीडिएट वर्किंग कंडीशन, तो ये इनके बेसिस पे है। प्रॉब्लम क्या है, दे आर हाईली फ्रेगमेंटेड, क्योंकि फाइनेंशियल वीक भी होते हैं तो वो क्या होते हैं, हाईली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सफर फ्रॉम इंटेंस इंटर यूनियन राइवलरी, कभी कभी उसके साथ में दूसरी राइवलरी आ गई तो कहीं ना कहीं वो सफर करते हैं। देन कम टू द इंडस्ट्रियल स्टेट फेडरेशन, ये ग्रुप ऑफ सेवरल प्राइमरी यूनियन, जब बहुत सारी प्राइमरी यूनियन मिलके सेम इंडस्ट्री की, जैसे अभी हमने आपको इंडस्ट्रियल यूनियन पढ़ाई ना, तो उसमें कुछ भी हो, अब बहुत सारी उसमें यूनियन हो गई और एक ही इंडस्ट्री की, स्टेट हो या नेशनल हो, पर इंडस्ट्री हमारी सेम है। डील विद इंडस्ट्री वाइड कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो ये क्या करेगी, एक इंडस्ट्री में सेम वेजेज होने चाहिए, सेम स्टैंडर्ड ऑफ मतलब उसका जो इन्वायरमेंट होना चाहिए, तो ये आ गया हमारे इंडस्ट्री यूनियन में। एग्जांपल है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे में। तो ये हो गई हमारी इंडस्ट्री, मतलब सारी रेलवे इंडस्ट्री किसकी है, रेलवे की। तो अगर वो लोग इकट्ठा होकर यूनियन क्रिएट करते हैं तो वो कहलाएगी इंडस्ट्री यूनियन। देन कम टू नेशनल सेंटर ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, एपेक्स बॉडी है, टू बी रिकॉग्नाइज एज ए C2O बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब किसी भी फेडरेशन में अगर उसके वेरीफाइड मेंबरशिप एटलीस्ट 5 लाख वर्कर होने चाहिए अक्रॉस एटलीस्ट 4 स्टेट एंड 4 इंडस्ट्री, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब आप बोलो नेशनल और सेंटर ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी, जहां पे उस फेडरेशन के पास कम से कम 5 लाख वेरीफाइड मेंबर होने चाहिए, वर्कर मतलब काम करने होने चाहिए, और कम से कम 4 स्टेट में, 5 में हो तो हो लेकिन 3 नहीं, 4 स्टेट और 4 इंडस्ट्री में तो होना चाहिए, तब वो कहलाएगी नेशनल लेवल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शन क्या है, कभी अब ऑब्वियस सी बात है, प्लांट लेवल ग्रीवियंस पे तो डील नहीं करेगी, क्या करेगी, रिप्रेजेंट लेवल है, ट्रिपाइट लेवल, जैसे इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हो गया, इंटरनेशनल फोरम हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये नेशनल पॉलिसी वगैरह हो गए, इनके लिए से हम वर्क करते हैं। तो नेशनल लेवल हमारी जो फेडरेशन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल भारतीय मजदूर संघ, इनटोक, एटोक, C2, HM, एस, ये सारे हमारे नेशनल लेवल यूनियंस हैं। देखो जस्ट लाइक दैट, प्राइमरी हमने पढ़ा, जो फाउंडेशन लेवल होती है, जो वर्कर अपने आप जो भी प्लांट लेवल के होते हैं वो अपना यूनियन क्रिएट करते हैं, डे टू डे ग्रीवियंस को सॉल्व करते हैं, वेजेस वगैरह को। देन लेवल 2 में इंडस्ट्री हो गई, रीजनल फेडरेशन होगी, मतलब एक ही सेम इंडस्ट्री के जब लोग एक ही रीजन में सेम इंडस्ट्री के सारे लोग होते हैं तो वो यूनियन बन जाती है। देन जैसे रेलवे का एग्जांपल बताया। अब नेक्स्ट टू द लेवल नेशनल सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या एपेक्स बॉडी है और यहाँ पे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ये जब रिप्रेजेंटेशन ILO के लिए जरूरत पड़ती है, कोई पॉलिसी बनती है, तब ये C2, HMS, इंटोक, BMS, ये सारा हमारा यूनियन मौजूद रहती है। ओके, अब आई होप आपको स्ट्रक्चर एंड टिपोलॉजी समझ में आ गई। नेक्स्ट कम टू द फंक्शन क्लासिफिकेशन, ये रॉबर्ट हॉक जी का थ्योरी भी पूछ लेता है, हॉक जी थ्योरी, लेकिन अगर आपको पूछे कोई फंक्शन क्या होते हैं ट्रेड यूनियन के, तो इन्होंने फंक्शन को क्लासिफाइड कर दिया बेसिस ऑफ यूनियन के बेसिस पे। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखनी है कि जो ट्रेड यूनियन है, इनकी बुक थी ट्रेड यूनियन इन यूनाइटेड स्टेट US 1917 में। तो इन्होंने, इनकी फिलॉसफी क्या थी, यूनियन आर नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म मूवमेंट नहीं है, ये क्या है, सोशल साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। ऐसा नहीं कि सिंगल है कि एक ही तरीके से आप डील कर सकते हो, ये क्या है, सोशल, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिपेंड ऑन पॉइंट ऑफ व्यू, इसे हम डिवाइड करते हैं। फंक्शनल लॉजिक क्या है, डिटरमाइन हाउ इट्स मेंबर परसीव देयर प्रॉब्लम, मतलब इसमें ये है कि किस तरीके से जो यूनियन के लोग हैं वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे परसीव कर रहे हैं।
कार्ल मार्क्स रिवॉल्यूशनरी परसीव कर रहे हैं, ट्रेड बेस्ड कर रहे हैं, मोरल बेस्ड कर रहे हैं, तो इनकी बेसिस पे हमें उन्हें सॉल्यूशन देना चाहिए। फर्स्ट क्या है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हॉकजी फंक्शन क्लासिफिकेशन, पहला है हमारा बिजनेस यूनियनिज्म। उन्होंने इनका कहना था ये मोस्ट प्रैक्टिकल, मतलब ये रियल है, आप मान के चलो ये आज के टाइम ब्रेड एंड बटर। इनका कहना था कि हमारी जो ट्रेड यूनियन है, कुछ लोगों का ये मानना होता है ट्रेड यूनियन हाईली ट्रेड कॉन्शियस होती है, मतलब बिजनेस से मतलब है कि हायर वेजेज हो, शॉर्ट आवर्स हो, बेटर वर्किंग कंडीशन हो, सिर्फ इस पर फोकस है, ना कि क्लास कॉन्शियस है कि कैपिटल है या लेबर है। मेथड क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग है, बिजनेस लाइक नेगोशिएशन, हम कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू बिजनेस नेगोशिएट कर सकते हैं अपनी वेजेस और अपने आर्ट्स को। एटीट्यूड क्या है, एक कैपिटलिस्ट सिस्टम को इसने एक्सेप्ट किया हुआ है, ये मानता है कि बस उसे बिगर स्लाइसिस चाहिए प्रॉफिट पाई में से, मतलब उसे हायर वेजेस चाहिए, आप कोई सा भी हो इन्वायरमेंट, बस उसे अपना वेजेस चाहिए, और ये हमेशा पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म से अलग होता है। तो अगर बिजनेस यूनियनिज्म आ जाए तो आप याद रखना बिजनेस मतलब वेज फोकस्ड, ओके। देन कम टू द फ्रेंडली अपलिफ्टिंग यूनिज्म, द आइडियलिस्ट, ऐसा लोग मान के चलते हैं, ये फोकस करती है मोरल एंड सोशल एलिवेशन ऑफ वर्कर, कहीं ना कहीं उनका मोरल और सोशल इवेल्युएशन होना चाहिए। नेचर कैसा आइडियलिस्टिक है, लॉ अबाइडिंग है, मतलब एक आइडियल मान के इस तरह की यूनियन होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो वर्कर है उनका इंप्रूव करना, इंटेलेक्चुअल मोरल एंड सोशल लाइफ ऑफ वर्कर, इनको वो इंप्रूव करते हैं। फोकस क्या रहेगा, म्यूचुअल इंश्योरेंस, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करा दी, उनको कोई एक्सीडेंट हो गया तो उनको हेल्प कर दी, सोशल गैदरिंग कर दी, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट है, एजुकेशन है, क्लब है, इस तरह की फ्रेंडली हमने उनको क्या कर दी, फैसिलिटी दे दी। इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मजदूर महाजन फाउंडेड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अपलिफ्टिंग यूनियन। तो अपलिफ्टिंग यूनियन का कौन सा एग्जांपल है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर। तो उन्होंने क्या, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करी, मतलब उनको थोड़ा सा हम अपलिफ्ट करते हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर को इंप्रूव कर रहे हैं। देन कम टू द रिवॉल्यूशनरी यूनियनिज्म, ये है बहुत चैलेंजर, ये क्या हाई ट्राइब इज हाईली क्लास कॉन्शियस है, अभी हमने बिजनेस पढ़ा वो क्लास कॉन्शियस नहीं थी। इनका कहना था, इनका एम था कि जो करंट सिस्टम है उसको रिप्लेस करो, ठीक है, जैसे हमारा इनका जो नेचर है वो रेडिकल है, रिवॉल्यूशनरी अप्रोच है। तो इनके अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन कौन से रिवॉल्यूशनरी यूनियन में कौन से टाइप होते हैं, तो पहला होता है सोशलिस्टिक यूनियन, और दूसरा होता है एनार्किस्टिक यूनियन। सोशल यूनियनिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ओवर थ्रू द कैपिटलिज्म थ्रू द पॉलिटिकल एक्शन एंड द स्टेट। इनका है कि यस हम कैपिटलिज्म को रिमूव तो करना है, पर किसके थ्रू करना है, पॉलिटिकल एक्शन और स्टेट के थ्रू। एनार्किस्ट यूनियनिज्म क्या होगा कि वो खुद ही डायरेक्ट एक्शन और वायलेंस से क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो इनका एटीट्यूड क्या होता है, रिजेक्ट द वेज सिस्टम, सीज द एम्प्लॉयर एंड द इकोनॉमी। इनका हमेशा एक रिवॉल्यूशनरी होता है, इनको क्या है, पूरा स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके दोबारा से क्रिएट करना, ठीक है। Then come to the predatory unionism, unprincipled. This type characterized by ruthless pursuit, immediate and regardless of ethics और लॉ। इनका क्या, जो इन्हें चाहिए वो इन्हें चाहिए, ठीक है, क्या एथिक्स है क्या लॉ है उनको ये नहीं है, इनका क्या है, जो इनका इमीडिएट एंड है वो इनको जस्टिफाई करना है। तो ये भी टू टाइप्स के होते हैं, होल्ड अप यूनियनिज्म, मतलब दिस इज द करप्ट यूनियनिज्म वेयर यूनियन लीडर एम्प्लॉय कॉल्यूड टू क्रिएट अ मोनोपोली स्क्वीज द कंज्यूमर। अब क्या करते हैं, ये इसमें क्या हुआ, दोनों ने मिलकर क्या करिए, एक मोनोपोली क्रिएट कर दी जिससे कंज्यूमर उसके एक्सक्यूज रहे। एक होती है गुरेला यूनियनिज्म, ये कॉल्यूड नहीं करते अपने बॉस के साथ, बल्कि उनके साथ सीक्रेट वायलेंस करते हैं, हिट एंड रन टैक्टिक्स फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें वो चाहिए जो उन्हें चाहिए उस टैक्टिक्स के थ्रू, ये लॉन्ग टर्म फिलोसफी नहीं है। होल्ड ऑन यूनियनिज्म में मतलब दोनों ने मिलके किया, ठीक है, और गुरिल्ला में सिर्फ ये एक दूसरे के अगेंस्ट ही फॉलो करते हैं। तो ये हो गया प्रेडेटरी, अनप्रिंसिपल, जो चल रहा है जो चाहिए वो चाहिए, प्रेडेटरी, ओके। जस्ट लाइक दैट, देखो फंक्शनल क्लास में बिजनेस यूनिट प्योर एंड सिंपल है, फोकस किस पे करें, वेज आर, कलेक्टिव बार्गेनिंग मेथड है, इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट, नॉन पॉलिटिकल, क्राफ्ट फोकस्ड है। अब आपका अपलिफ्ट हो गई सोशल इंटेलेक्चुअल, एजुकेशन, म्यूचुअल इंश्योरेंस, वर्कर एथिक्स। देन रिवॉल्यूशनरी मैंने आपको बताया क्लास स्ट्रगल है, डायरेक्ट एक्शन, सबोटेज, न्यू सोशल ऑर्डर, उसको कंप्लीटली आप रिड्यूस करो, देन आप लेके आओ। प्रेडेटरी होगी सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ लीडर, मेरा क्या इंटरेस्ट है। मेथड है करप्शन, रिकेटरिंग, थ्रेट्स, डरा धमका के बस मुझे अपनी मनमानी करनी है। पर्सनल गेन एट एक्सपेंस, मुझे अपना फायदा करना है भले पूरे कंपनी मेरी लॉस में चली जाए। ये अनप्रिंसिपल है, ठीक है, इसमें कोई एथिक्स लॉ नहीं है। देन डिपेंडेंट यूनियनिज्म क्या होगी, फोकस सब्सटेंस एम्प्लॉय स्टेट मेथड, कंपनी यूनियन स्टेट कंट्रोल, गोल अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, मेंटेन टू स्टेटस क्यू। ये क्या है, कहीं ना कहीं ये क्या करती है, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करती है, क्योंकि इनकी जो होती है बार्गेनिंग पावर वीक होती है। तो ये डिपेंडेंट किस पे रहती है, हमेशा बॉस पे रहती है, ओके। तो कंपनी यूनियन स्टेट कंट्रोल, तो ये हमारी फंक्शनल क्लासिफिकेशन होगी रॉबर्ट हाउस की। अब आप ऐसे भी इसको रिकॉल कर सकते हो, क्योंकि जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ सारा पीवाईक्यू बेस्ड है।
तो आपको अगर पढ़ना है तो एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, जब आप तीसरी बार पढ़ोगे तो आपको सारा रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि आपको इतना फ्री सर्विस, आपको यूट्यूब पे इतनी मेहनत करके हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप इसको, अब आपका एक ही गोल है कि आपको जीआरएफ क्रैक करना है। ओके, तो देखो बिजनेस यूनियनिज्म क्या है, अभी मैंने बताया ब्रेड एंड बटर फोकस है, फ्रेंडली अपलिफ्ट, हायर लाइफ मोरल, इंटेलेक्चुअल, रिवॉल्यूशनरी, कैपिटलिस्ट सिस्टम को ओवरथ्रो करना, प्रेडेटरी, नो फिक्स फिलॉसफी नहीं है, include hold'em, boss and union leader colliding, squeeze the honor, and gorilla unionism, constant violence। हो गया, तो आई होप आपको समझ। देन कम टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियन, ये बहुत जरूरी है, सारी थ्योरी हम वन बाई वन कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज द मार्क्सिस्ट थ्योरी, जिसमें हम क्लास स्ट्रगल जो कि कार्ल मार्क्स ने दी थी, इंडस्ट्री डेमोक्रेसी जो कि सिडनी बेट्रिक्स वेब ने दी थी, इसका था डेमोक्रेसी ऑफ वर्क प्लेस इकोनॉमी को इंप्रूव करना। देन यूनिटरी थ्योरी जो कि गांधी ने दी थी, उनका मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन लॉयल्टी शेयर सक्सेस होनी चाहिए, जो ऑनर है वो, जो वर्कर है वो सर्वेंट नहीं है, वो ऑनर है, और जो मालिक है वो ट्रस्टी है। ठीक है, गांधी अप्रोच हो गई हमारी। देन प्रोलेस्टिक थ्योरी, जहां पे मैनेज क्या है, कंफ्लिक्ट को मैनेज करना है, क्योंकि वो इनहेरेंट है। अब हम वन बाई वन सारी थ्योरी। देन फर्स्ट वन इज द मार्क्सिस्ट थ्योरी, क्लास कंफ्लिक्ट थ्योरी, क्लास स्ट्रगल थ्योरी, यू कैन से रिवॉल्यूशनरी थ्योरी। इन्होंने हमेशा करके, जब तक आप नहीं रहोगे, जब तक आप कैपिटलिज्म को एक्सप्लॉय, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर दोगे। तो इनकी फिलॉसफी क्या थी, सोसाइटी डिवाइड टू होस्टाइल कैंप, एक तो ब्यूरोक्रेसिस हो गया जो कैपिटल के ओनर है, जो मालिक है, प्रोलेटरी हो गया जो वर्कर है, वो सेल देयर लेबर, कैपिटलिज्म इनहेरेंटली, कहीं ना कहीं उनका मानना था जो कैपिटलिज्म है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करती है वर्कर का। रोल ऑफ ट्रेड यूनियन का क्या है, उन्होंने बोला कि दे आर स्कूल ऑफ फॉर सोशलिज्म के लिए, ऑर्गेनाइज सेंटर के लिए, द अल्टीमेट गोल इज नॉट जस्ट आस्क फॉर बेटर वेज, उनका ये ना कि गोल ये नहीं है कि बस सिर्फ वेजेस के लिए डिमांड करें, बट उनका गोल क्या है, बट टू ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट सिस्टम एंटायरली, पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम को रिप्लेस कर दो। पीवाईक्यू में अगर आपको क्लास स्ट्रगल पूछा, एंटी कैपिटलिस्ट पूछा, प्रोलेटरिएट डिक्टेटरशिप पूछे, तो योर आंसर इज द मार्क्सिस्ट थ्योरी, रिवॉल्यूशनरी थ्योरी एंड गिवन बाय द कार्ल। देन कम टू द इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी थ्योरी, आप याद रखिएगा इंडस्ट्री डेमोक्रेसी थ्योरी, इन्होंने कलेक्टिव बार्गेनिंग का भी कॉइन, इनकी फिलॉसफी क्या थी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राइट टू वोट इज मीनिंगलेस विदाउट द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इनका कहना था कि अगर आप कितना भी यूनियंस को राइट टू वोट करो, लेकिन जब तक उन्हें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं दो दोगे, जब तक उनके वेजेस और वेजेस को, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव नहीं करोगे, जब तक कोई फायदा नहीं है। तो इनका ये था कि आपको क्या करना है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी देनी है, मतलब जो इकोनॉमिक रिलेटेड जो वेज वगैरह उनके रिलेटेड भी पार्टिसिपेट कर। ट्रेड यूनियन एक्सटेंड डेमोक्रेसी फ्रॉम द बैलेट वर्क्स टू द फैक्ट्री फ्लोर, तो इनका रोल क्या था, प्रोटेक्ट वर्कर थ्रू द कॉमन रूल, स्टैंडर्डाइज वेज एंड कंडीशन फॉर एवरीवन, सो एम्प्लॉय कैन नॉट एक्सप्लॉइट इंडिविजुअल वीकनेस, मतलब उनका कहता है कि इंडिविजुअल की वीकनेस को एक्सप्लॉइट नहीं कर सके, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक वर्कर को थ्रू कर दिया, एक कॉमन रूल बना दिया, स्टैंडर्डाइज वेज है कंडीशन सारे वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो ये इनका रोल था। इनके 3 मेथड्स हैं, इन्होंने बोला कि इंडस्ट्री डेमोक्रेसी जो हमारे सिडनी बेट्रिक उन्हें 3 मेथड्स के थ्रू हम कर सकते हैं। मेथड ऑफ म्यूचुअल इंश्योरेंस, मतलब हम उनको एक फैसिलिटी, वेलफेयर फैसिलिटी दे दें। मेथड ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब उनको डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करें। मेथड ऑफ लीगल इन्वेस्टमेंट, कभी कोई लीगल प्रोसीजर बनाए तब भी हम उनके थ्रू डेमोक्रेसी क्रिएट कर सकते हैं। तो एग्जाम में अगर इंडस्ट्री डेमोक्रेसी की कॉमन रूल, पार्लियामेंट ऑफ लॉ अगर ये पूछा जाए तो आपका आंसर होना सेल्डन एंड बिट्री। देन कम टू द स्कैरिसिटी कॉन्शियस थ्योरी, जॉब कॉन्शियस यूनियनिज्म। अरे आपको याद, पहले तो आपको सब इतना भी अगर आप याद कर लो ये थ्योरी किसने दी, तब भी आपके मार्क्स कंफर्म है, सेलिंग पर्लमैन ने दी थी। इनकी कोर फिलोसफी क्या थी, अनलाइक मार्क्स, मार्क्स का कहना था कि हम पूरा क्लास को ही डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है, उन्होंने ये बोला था कि आप कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय, रिप्लेस करके एंटायर को जब आप शांति ला सकते हो। देन पहले मन का आर्गू क्या था, मैनुअल वर्कर आर नॉट लुकिंग फॉर रिवॉल्यूशन, उन्होंने बोला कि जो वर्कर है वो रिवॉल्यूशन के लिए नहीं देख रहे, दे आर डीपली पेसिमिस्टिक एंड बिलीव दैट गुड जॉब आर स्कैर्स, क्योंकि वो क्या है, वो ये बिलीव करते हैं कि जो अच्छी अच्छी जॉब है उनकी कमी है, स्कैर्स है। तो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द ब्रेड एंड बटर वाला कंसेप्ट आया था पे। बिजनेसमैन आर ऑप्टिमिस्टिक, वर्कर आर पेसिमिस्टिक, तो ये इनका अगर कहीं भी एटमोलॉजी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। रोल ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है, बिकॉज जॉब, इनका क्या था, जॉब आर स्कैर्स है, जॉब की कमी है, वर्कर फॉर्म यूनिट टू क्रिएट अ सॉलिडेटरी राशन द लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी अमंग द देमसेल्फ, तो यूनिट प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी। तो इनका ये कहना था कि जॉब की भी कमी है, तो यूनियन क्या करती है, एक यूनियन एक फॉर्म में आके अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करती है, अपनी प्रॉपर्टी को, मतलब अपनी जॉब को प्रोटेक्ट करने के लिए वो यूनियन सेट करती है। ट्रेड यूनियन क्यों कर रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी जॉब को बचाना है, अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखना है।
ये इनका तो कई स्कैरिसिटी कॉन्शियसनेस है, क्योंकि उन्हें पता है कि लाइफ में अब ये कमी होती जा रही है। जॉब कॉन्शियस है, पेसिमिस्ट एंड मैनुअल वर्क, तो जॉब कंट्रोल, तो इसलिए ये यूनियन इस तरीके से उन्होंने ट्रेड यूनियन को एक्सप्लेन किया। देन कम टू द साइकोलॉजिकल एलिनिएशन थ्योरी, ये फ्रैंक टेनेमन ने दी थी। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन ने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया ट्रेडिशनल सोशल ऑर्डर। जो हमारी गिल्ड थे, विलेज कम्युनिटी थी, उन्होंने क्या कर दिया, कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया। इफ ऑटोमाइज द वर्कर टर्निंग देम इनटू द आइसोलेट एलिनेट जाइंट मशीन। इनका कहना था कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, सबको रिप्लेस कर दिया। जो वर्कर थे उनको एक सेपरेट कर दिया और उनको कहीं ना कहीं किससे लिंक कर दिया, एक जाइंट मशीन। जो वर्कर है उनकी जॉब को रिप्लेस किसने कर दिया, मशीन ने। तो ये थी हमारी साइकोलॉजिकल एलिनेशन थ्योरी, जो कि फ्रैंक टेनेमन ने की थी। इनका रोल क्या था, यूनियन एक्ट एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट कम्युनिटी। तो यहाँ पे यूनियन किस तरीके से जो हमारा लॉस्ट हुआ है उसे एज ए रिप्लेसमेंट की तरह काम कर रहा है। ये रिस्टोर कर रही है वर्कर की ह्यूमन डिग्निटी को, सोशल स्टेटस को, आइडेंटिटी को, और ये डिफेंसिव रिएक्शन देती है। अगर कोई मैकेनाइजेशन आता है, कोई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसको ये क्या करती है, उसको डिफेंस क्रिएट करती है। मतलब आपको पता है कि अब धीरे धीरे क्या हो, वर्कर आइसोलेटेड होते जा रहे हैं, मशीनरी आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसी चीज को रिकॉग्निशन के लिए हम ट्रेड यूनियन की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ऑटोमाइजेशन, एलिनेशन, सोशल कम्युनिटी, रिस्टोरेशन ऑफ आइडेंटिटी आ जाए, तो योर आंसर इज द साइकोलॉजिकल गिवन बाय फ्रैंक। देन गुड सोशलिज्म थ्योरी, जो कि जीडीएच कॉलेज ने दी थी। इनका फिलोसफी था मिडिल ग्राउंड बिटवीन द मार्क्सिस्ट एंड प्योर कैपिटलिज्म। ये बीच में थे, न तो मार्क्सिस्ट जो रिवॉल्यूशन थ्योरी थी उसके और प्योर कैपिटलिज्म में। कोल बिलीव करते हैं इंडस्ट्री शुड नॉट बी रन बाय कैपिटलिस्ट और बाय सेंट्रलाइज्ड स्टेट और गवर्नमेंट, बट बाय द वर्कर देमसेल्फ। इनका मानना था कि ऐसा नहीं कि पूरी हमारी जो इंडस्ट्री है वो कैपिटलाइज के थ्रू रन नहीं होनी चाहिए, ना हमारी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रन होनी चाहिए, बट किसके थ्रू होनी चाहिए, वर्कर के देमसेल्फ, मतलब वर्कर के द्वारा ही रन होनी चाहिए। तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन का क्या रोल था, यूनियन नॉट जस्ट अ बार्गेनिंग एजेंट, यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं है, बट दे आर द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर इंडस्ट्रियल गुड। इवेंचुअली द ट्रेड यूनियन शुड टेक ओवर द मैनेजमेंट, कंट्रोल द इंडस्ट्री एंटायर। धीरे धीरे ट्रेड यूनियन क्या करेगी, मैनेजमेंट और पूरी इंडस्ट्री पर कंट्रोल ले लेगी। तो अब आपको पता चले जीडीएच कॉलेज ने क्या कहा कि वर्कर ही खुद ही सेंट्रलाइज होने चाहिए, रन करनी चाहिए, ना कि हमारी जो इंडस्ट्री के जो कैपिटलिस्ट है और जो हमारी गवर्नमेंट है वो नहीं होना चाहिए। पी/क्यू में ग्रिड सोशलिज्म, पार्टनरशिप इन प्रोडक्शन, कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री आए, तो योर आंसर इज जीडीएच। Then come to the trusteeship theory. We already discussed in every video. is known as a socio-ethical, जो कि महात्मा गांधी ने दी थी। आपको पता है इनकी फिलोसफी क्या थी, नॉन वायलेंस, ट्रूथ फोर्स, कैपिटल एंड लेबर आर नॉट एनिमी। इनका कहना था जो हमारी कैपिटल है, जो मालिक है, और जो लेबर है वो दुश्मन नहीं है, ये म्यूचुअली डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। दोनों एम्प्लॉय यूनियन ट्रस्टी है, जो कि उन्होंने बोला कि जो एम्प्लॉयर है वो कौन है, ट्रस्टी है, और जो हमारा वर्कर है वो सर्वेंट नहीं है, वो कौन है, हमारा को ऑनर है। इफ अगर दोनों में कंफ्लिक्ट अराइज होंगे तो दे शुड बी सॉल्व थ्रू द वॉलंटरी, तो आपस में मिलके सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता, जब भी हमें स्ट्राइक यूज करना चाहिए, जब आपकी आर्बिट्रेशन फेल हो जाएगी। तो ट्रस्टीशिप, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, क्लास हार्मोनी, मजदूर महाजन, इज योर आंसर इज महात्मा गांधी। देन कम टू द इन्वायरमेंटल मार्केट थ्योरी, जो कि जॉन आर कमन्स ने दी थी। अभी ये मैच द फॉलोइंग में आते हैं, भले आप नहीं करो, पर इनके नाम और इनके जो ऑथर है वो आपको आना चाहिए। इनकी फिलोसफी क्या थी, ट्रेड यूनियन बोर्न आउट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। ट्रेड यूनियन क्यों आई है, क्योंकि उन्हें क्या है, मार्केट को एक्सपेंड करना है। व्हेन लोकल मार्केट एक्सपेंड इनटू नेशनल ग्लोबल मार्केट, कंपटीटर इंक्रीज। तो अगर आपने पता है कि लोकल मार्केट में एक्सपेंड हो रही है हमारी नेशनल ग्लोबल मार्केट में, तो कंपटीशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एम्प्लॉय ट्राई टू कट वेज टू सर्वाइव द कंपटीशन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एम्प्लॉय क्या करते हैं, वेजेज को मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि उन्हें कंपटीशन में जाना है, उनकी कंपटीशन में सर्वाइव करना है। तो रोल क्या होगा ट्रेड यूनियन का, वर्कर फ्रॉम यूनियन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द डाउनवर्ड प्रेशर। जो प्रेशर वाव जा रहा है कि यस वेज कम करो, उससे कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है। और जो हमारा मार्केट एक्सपेंड हो रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि मार्केट इतनी बढ़ गई, आज यहाँ नहीं वहां से लेबर मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो इसलिए हमें ट्रेड यूनियन की जरूरत पड़ी है। मार्केट एक्सपेंशन, कम्पिटिटिव मैनेज, डाउनवर्ड प्रेशर ऑन वेज, योर आंसर इज द मार्केट थ्योरी गिवन बाय जॉन आर कॉमन्स। देन इज द अल्टीमेट पी/क्यू चीट शीट। अगर आपको कहीं स्कूल ऑफ सोशलिज्म, क्लास स्ट्रगल पूछा जाए, तो योर आंसर इज द कार्ल मार्क्स। देन कॉमन रूल, इंडस्ट्री डेमोक्रेसी, देन वेव, स्कैसिटी ऑफ जॉब कंट्रोल, सेलिंग परमन, रिएक्शन टू मशीन एज एलिनेशन, फ्रैंक टेनेमन, इंडस्ट्री गुड वर्कर कंट्रोल, जीडीएच कॉल, ट्रस्टी ऑफ सोसाइटी, महात्मा गांधी, एक्सपेंशन ऑफ मार्क, जॉन आर कॉमन्स। ये तो आप स्क्रीनशॉट इसका लेके रखिए।
देन कम टू द हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट। सबसे पहले हमारा आता है सोशल वेलफेयर एरा। आपको पता है 1918 से पहले कोई था ही नहीं जो ट्रेड यूनियन, कोई लीगली कुछ नहीं था, एक वेलफेयर था। जैसे आपने रॉबर्ट ऑन सुना होगा, ठीक है, तो ये क्या है, वेलफेयर एरा स्टार्ट हुआ था। बिफोर 1918 देयर वाज नो ट्रेड यूनियन इन द मॉडर्न सेंस, दे वाज जस्ट वेलफेयर कमिटी। वेलफेयर कमिटी थी। जैसे अगर 1875 की बात करें तो जो सरबजीत सुपराजी बंगाली स्टार्ट फर्स्ट लेबर एजुटेशन इन बॉम्बे, ड्रॉन अटेंशन टू पुअर कंडीशन। तो उन्होंने कहा ये एक तरह का वेलफेयर था, कोई एक्ट, कोई यूनियन नहीं था। तो जो सौरभजी सेमपुर जी बंगाली थी, उन्होंने फर्स्ट लेबर एजुटेशन स्टार्ट किया था। जो पुअर कंडीशन है उनको ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, यस वर्कर के पास बहुत पुअर कंडीशन। तो 1875 में बंगाल में, ओके। देन 1819 बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो कि कौन फाउंडर है, NF लोखंडे। कभी कभी एग्जाम में वो हमेशा पूछा जाता है, दिस वाज द इंडिया फर्स्ट लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी, बट रियल ट्रेड यूनियन नहीं थी, लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी। इट हैड नो फंड, नो रूल, नो पेइंग मेंबर, बट इट्स द लेबर ऑर्गेनाइजेशन। NM लोखंडे, तो वो पूछ लेता है कि NM लोखंडे कौन फादर है लेबर मूवमेंट इन इंडिया, तो योर आंसर इज द NM लोखंडे। तो लोखंडे स्टार्टेड द लेबर जनरल, उन्होंने कौन सा जनरल स्टार्ट किया था, दीन बंधु, ये भी पूछ लेता है। और ये फादर कहलाते हैं लेबर मूवमेंट के इंडिया में, नॉट द ट्रेड यूनियन। अगर ट्रेड यूनियन मूवमेंट की नहीं, लेबर मूवमेंट के, ओके। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है 1875, देन अब 1918 में हमारी स्टार्टिंग होती है रियल यूनियन की। अब इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुई, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ हमारा ट्रगल, तो फॉर्मल यूनियन की स्टार्टिंग हुई। तो 1918 में, जैसे अभी हमारे 1890s में जो था हमारा NM लोखंडे, ऐसे हमारा 1918 में आ गया मद्रास लेबर यूनियन, जो कि हमारी किसने फाउंड करी थी, BP वाडिया ने, बेकिंग एंड कर्नेटिक मिल्स में, ठीक है। तो अब 1918 में मद्रास लेबर यूनियन, आप बस इनका क्रोनोलॉजिकली याद करते जाइए, जैसे NM लोखंडे, देन मद्रास लेबर यूनियन, BP वाडिया, ठीक है। ये क्या, इंडिया फर्स्ट सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन है, रेगुलर मेंबरशिप एंड रूल। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड यूनियन अगर पूछा जाए तो मद्रास लेबर यूनियन है। लेबर मूवमेंट पूछा जाए तो आपका क्या है, 18 नंबर में NM लोखंडे ने जो लेबर मूवमेंट स्टार्ट किया था वो है, ठीक है। देन 1920 अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ये मजदूर महाजन, फाउंडेड बाई अंसुबिया साराभाई अंडर द गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी। 1920 में क्या हुआ, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन स्टार्ट हुआ हमारा, और किसने किया, अनसुईया साराभाई ने किया था, जो कि महात्मा गांधी की गाइडेंस में किया था। अगर आपको पूछा गया ट्रस्टीशिप, नॉन वायलेंस किसके बेस पर, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है हमारा। देन अब आया 1920, ठीक है। दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली टेस्टेड इवेंट इन सिलेबस। इट टुक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाई फॉर्म टू इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव इंडिया एट द न्यूली फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 90। आपको पता है ILO का फॉर्म हो गया था वो 1919 में, तो अब हमें वहां पर रिप्रेजेंटेटिव भेजना था, डेट्स वाई वी इलेक्ट अ न्यू फॉर्म ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देन अक्टूबर 31st 1920 में हुआ था। इसके डू नॉट, इसका क्या था, आपको मेन चीजें याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, एटुक का, याद रहना चाहिए, लाला लाजपत राय, ये भी एग्जाम में पूछ लिया था। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन था, दीवान चमन लाल, ओके। फाउंडर कौन थे, NM जोशी। इट इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। NM जोशी हमारे फाउंडर बोले जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न ट्रेड यूनियन ऑफ मूवमेंट इंडिया। अब क्या हुआ, 1920 में एटो का आया। अब ये क्या हुआ कि वो स्प्लिट हो गया 1929 और 1931 में। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1929 में पहला स्प्लिट हुआ, मतलब डिवाइड हुआ, नागपुर सेशन हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू वाज प्रिसाइडिंग, देन उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे प्रेसिडेंट में। देन कम्युनिस्ट डोमिनेटेड द मॉडरेट लीड बाय NM जोशी एंड BB गिरी वॉकड आउट द फॉर्म ऑफ इटुक इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। तो उन्होंने ये बोला कि 1929 में जो एटुक हुआ था, तो उस टाइम पे कम्युनिस्ट हमारी डोमिनेशन में थे। तो जो मॉडरेटर थे NM जोशी, BB गिरी, वो क्या हुआ, वहां से वॉकआउट कर गए, मतलब वो वहां से सेपरेट हो गए, और उन्होंने एक नया किया इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, इटुक, मतलब एटुक अब डिवाइड हो गया इटुक में, ठीक है। फिर 1931 में सेकंड स्प्लिट हुआ कलकत्ता सेशन में, जैसे नागपुर सेशन हुआ, देन कलकत्ता में हुआ, जहां एक्सट्रीम कम्युनिस्ट थे वो हमारे एक्सपेल हो गए एटुक से, ठीक है। जो एक्सट्रीम कम्युनिस्ट थे वो क्या हुआ, एटुक से अलग हो गए, और उन्होंने क्या किया, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म किया, जो कि किसने किया, SF देश पांडे एंड BT रणदीप ने। फिर अब 1929 में एक नागपुर सेशन में अलग हुआ इटुक, सेकंड में हमारा अलग हुआ आरटीयू,
देन 1940 में रीयूनिफिकेशन होगा। 1940 में फैक्ट्री ने रियलाइज किया, मतलब इन लोगों ने रियलाइज किया कि स्पिरिट कहीं ना कहीं क्या वीक बना रहा है अगेंस्ट द ब्रिटिश को, कि आपको पता है हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। तो दे मर्ज बैक इनटू एटोक एट द नागपुर सेशन, वो फिर से मर्ज हुए 1940 में नागपुर सेशन में। देखो इस तरीके से अब नागपुर सेशन मर्ज हुए। अब आए 1947 के बाद क्या हुआ, ये पॉलिटिकल इसे आपको याद करना। 1947 में अब क्या हुआ, इंटो का आ गई, क्योंकि मैंने आपको बताया इंटो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि फाउंडर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस से एफिलिएट थी। देन 1948 में हिंद मजदूर सभा आई, जो कि जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता जी की सोशलिस्ट थे। 1949 में उटुक यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस आई, जो कि मृणल कांति बोस लेफ्ट लीनिंग एंटी कम्युनिस्ट थे। ठीक है। 1955 में भारतीय मजदूर संघ आया, ये आया हमारा दत्तोपंत त्रिवेदी में, जो आरएसएस है, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा मेजर ट्रेड यूनियन कवर कर रखा है। देन 1970 में सिटुक आ गया, सेंट्रल ट्रेड यूनियन, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, जो कि बीटी रांडी में आया, जो कि सीपीआई है, कम्युनिस्ट प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। अब आप इसको समझिए, देखो फेज बनाया सोशल वेलफेयर फेज, जो कि आपको पता है 1918 से पहले कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं थी। तो वहां पे 1870 मैंने बताया आपको, बंगाली में एक उन्होंने अपना पुअर कंडीशन को अट्रैक्ट करने के लिए। 1890 में बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन आया, जो कि एनएम लोखंडे ने, उन्होंने बोला ये फादर ऑफ लेबर मूवमेंट के नाम से जाने जाते हैं 1890 में। और इनका जो जनरल था वो क्या था, दीन बंधु जनरल। ठीक है, इन्होंने एक पब्लिश था उनके बेसिस पे। देन फेज 2 आया हमारा बर्थ ऑफ सिस्टमेटिक यूनियन 1918 और टू 1920। 1918 में क्या आया आपका, मद्रास लेबर यूनियन, जो कि बीपी वाडिया फर्स्ट रियल यूनियन मानी जाती है। और 1919 में आपको पता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन था, उसको लिए हमने क्या करना पड़ा, एटोक करना पड़ा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस करना पड़ा। ठीक है। 1920 में मजदूर महाजन अनुसुईया जो साराबाई थी, जो गांधी की उसमें अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन था, उसमें इन्होंने यूनियन को इकट्ठा किया। तो मतलब ये हुआ गांधी अनुसुईया साराबाई संघ ने। ठीक है, ये बर्थ हुआ सिस्टमेटिक यूनियन। देन नेशनल लेवल एंड स्प्लिट। अब फेज 3 आया हमारा 1920 में, मैंने आपको बताया। देन 1929 में जब आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फॉर्म हुआ 1920 में। ओके, जो कि इसके फाउंडर कौन थे, लाला लाजपत राय और एनएम जोशी। देन 1929 में स्प्लिट हो गया, मैंने आपको बताया स्प्लिट हुआ, जो एक्सट्रीम जो वो थे हमारे, उन्होंने स्प्लिट कर दिया, वो जो कि फॉर्म हुई इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन 1929 में, जो कि नागपुर सेशन में हुई। देन 1931 में अगेन स्प्लिट हो गया, जो एक्सट्रीम कम्युनिस्ट रेड ट्रेड यूनियन हमारे जो कांग्रेस थी वो हमारी स्प्लिट हो गई। देन फिर अगेन नागपुर सेशन में 1940 में हमारी रीयूनिफिकेशन हो गई। तो ये हमारा हो गया नेशनल लेवल एंड स्प्लिट। देन आया पॉलिटिकल प्रोलिफिकेशन आफ्टर 1947 में। तो 1947 में ऑल इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस आई, जो कि कांग्रेस की है। देन 1948 में हमारी हिंदू मजदूर संघ आया, सोशलिस्ट है। देन 1955 में भारतीय मजदूर संघ आया, जो कि आरएसएस है, जो कि आज की डेट में बीजेपी है, सबसे लार्जेस्ट है। देन 1970 में आ गया सेंट्रल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि हमारा अभी है। ठीक है, 1970 में। ये हमारा पॉलिटिकल फेज 4। देन मॉडर्न चैलेंज न्यू कोड में 2020 में इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आया। तो इस तरीके से हमारा इवोल्यूशन हुआ ट्रेड यूनियन का। आई होप आपको अच्छे से ये इस इमेज के थ्रू आपको ये समझ में आ गया होगा। देन अब आपको कुछ पब्लिकेशन याद करने की जरूरत है, जैसे कि मैंने बताया कि एनएम लोखंडे ने, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन था, उन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं इन्होंने कौन सा पब्लिशर था, एनएम लोखंडे, दीन बंधु दिया था। लेबर इन मद्रास, बीपी वाडिया। ठीक है, सोशलिस्ट फर्स्ट कम्युनिस्ट जर्नल इन इंडिया किसने दिया, ऐसे दंगे ने। और नवयुग हमारा मुजफ्फर अहमद। तो ये आपको याद करने की जरूरत है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम रिकॉग्निशन और क्या चेंज आ रहे हैं इकोनॉमिक सिनेरियो में। प्रॉब्लम क्या है, अब जैसे अगर आप इस इमेज के थ्रू देखो, मल्टीप्लिसिटी है, पॉलिटिसाइजेशन है, इंटर यूनियन राइवलरी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। रिकॉग्निशन, वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, कोड ऑफ डिसिप्लिन, वॉलंटरी, सोल बार्गेनिंग एजेंट, देन ट्रेड यूनियन, चेंजिंग इकोनॉमिक सिनेरियो। मतलब एलपीजी 1991 के बाद क्या क्या चेंजेस आए, अब इन तीनों टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन प्रॉब्लम पहली क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन, मतलब बहुत सारी यूनियन है एक सिंगल प्लांट ऑफ इंडस्ट्री में। डेट्स वाई ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अराइज हो रही है। लीगल, तो इसमें क्या होता है, ओरिजिनल ट्रेड यूनियन एक्ट अलाउड एनी 7 वर्कर टू रजिस्टर
यूनियन, कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं, कम से कम 7 वर्कर होने चाहिए अगर आपको यूनियन रजिस्टर करानी है। कंसिस्टेंसीज क्या होगा, फ्रेगमेंटेड बार्गेनिंग पावर, मैनेजमेंट इजीली यूज। अब मैनेजमेंट क्या है, डिवाइड रूल खेल लिया कि यस उसको थोड़े, एक यूनियन को थोड़ा सा फेवर कर दिया, दूसरे को एक्सप्लॉइट कर दिया, जिससे क्या होगा, वो वीक हो गए। अब 2020 में जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आया, वो उनके अकॉर्डिंग है, एटलीस्ट 10% ऑफ वर्कर 100% भी रजिस्टर न्यू यूनियन, एटलीस्ट 10% ऑफ वर्कर या 100 वर्कर हो वो अपना रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। देन पॉलिटिसाइजेशन एंड आउटसाइड लीडरशिप, इसका क्या है, यूनियन एक्ट एज ए वोट बैंक फॉर पॉलिटिकल पार्टी, कहीं ना कहीं वो वोट बैंक थी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ना कि वो इकोनॉमिक एडवोकेट फॉर वर्कर के लिए थी। तो लीगल सेक्शन 20 की बात करें तो आउटसाइडर होल्ड ऑफ 1/3 ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर, 50% अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर, अभी हम पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब नेसेसरी हो गया क्योंकि अर्ली इंडियन वर्कर वर्क इलिटरेट थी, सीवियर विक्टिमाइजेशन थी, दैट्स व्हाई वी जस्ट फॉलो द आउटसाइडर, कम से कम हमारा 1/3 ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर का होना चाहिए, 50% अनऑर्गेनाइज सेक्टर का होना चाहिए। और मॉडर्न फ्लो में अगर आप बात करें कि टेम्पररी फिक्स बिकम अ परमानेंट पावर ग्रेड बाय पॉलिटिकल पार्टी, जैसे इंटूक हो गया, बीजेपी हो गया, बीएमएस हो गया, C2 हो गया। तो इस तरीके से हम एक परमानेंट पावर, कहीं ना कहीं टेम्पररी फिक्स ही एक परमानेंट, मतलब उनको हम क्या कर सकते हैं, ग्रैब करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, ये अपनी वोट बैंक बना के रखते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है। इंटर यूनियन एंड इंट्रा यूनियन, इंट्रा यूनियन हो गई जो खुद ही के अंदर पावर स्ट्रगल करे, सेम यूनियन, टू लीडर क्लेमिंग द प्रेसिडेंसी, जैसे एक यूनियन वो कहेगा मैं प्रेसिडेंट हूँ, वो कहेगा मैं प्रेसिडेंट। इंटर यूनियन हो गई जो कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट यूनियन, जैसे एटोक वर्सेस HMS, फाइटिंग फॉर पोस्ट मेंबर इन द सेम फैक्ट्री, उन्हीं मेंबर के, आप हमारी यूनियन में आ जाओ, आप हमारी यूनियन में आ जाए। जब अब आप या पीवाई फैक्ट्री में आ जाए, तो कोड ऑफ डिसिप्लिन 1950 में ड्राफ्टेड किया था 60 इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, स्टॉप दिस राइवलरी, उन्होंने बोला कि इन राइवलरी को स्टॉप करो, ये फेल हो जा रही है क्योंकि वॉलेंट्री मोरल कोड है, कोई लीगल बाइंडिंग स्टैच्यू नहीं है, ओके। देन पॉवर्टी ट्रैप, ऑफ कोर्स वीक फाइनेंस है, उनका वेजेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो ज्यादा टाइम तक स्ट्राइक कर सके, वो एक्सपर्ट हायर कर सके। तो लीगल क्या, एक्सट्रीमली लो स्ट्रेचुरी मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो अगर लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से माने तो क्या है, अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन C ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर कि मिनिमम एज ए 1 है और 12 पर ईयर है, ठीक है। तो लो फीस, नो फंड, वेलफेयर स्ट्राइक, वर्कर लूज फेथ, लोअर मेंबरशिप, तो कहीं ना कहीं अगर उनको कुछ नहीं देते, उनका कोई पे नहीं है, कम है, इसलिए वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट भी डाउन होता है। द रिकॉग्निशन क्राइसिस, कहीं ना कहीं ये रिकॉग्निशन क्राइसिस इशू आ रहा है। यूनियन रजिस्टर हो सकती है बट एम्प्लॉय रिफ्यूज टू टॉक टू देम, दे हैव ए जीरो एक्चुअल पावर, रजिस्टर है लेकिन एम्प्लॉय उनसे उनको वैल्यू नहीं कर रहे फैक्ट्री पे। तो अगर हमने देखा रूल ऑफ रजिस्ट्रेशन दे हैव बट हैड जीरो सेंट्रल स्टैट्यूट प्रोविजन फोर्सिंग एम्प्लॉय ग्रांट रिकॉग्निशन, तो कहीं ना कहीं हो गई। तो अब 2020 में से फिक्स किया गया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में फाइनली मैंडेट किया है, एम्प्लॉय मस्ट रिकॉग्नाइज एज ए सोल नेगोशिएशन यूनियन, अगर किसी के पास 50% और मोर वर्कर सपोर्ट है तो आप वो जाके एम्प्लॉय से डायरेक्ट नेगोशिएट कर सकता है रिगार्डिंग द वेज एंड कंडीशन, ओके। ये अगर याद रहो तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी 7 मेंबर रूल है कि बहुत सारे लोग साथ साथ मिलकर यूनियन बना दे रहे थे, आउटसाइड लीडरशिप है, परमिटेड बाई सेक्शन 22 में अभी हमने पढ़ा था कि 1/3 और 50% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, फाइनेंशियल वीकनेस है क्योंकि सब्सक्रिप्शन रेट हमारी बहुत लो है, एम्प्लॉय इग्नोरेंस है, लैक ऑफ मैंडेटरी सेंट्रल रिकॉग्निशन लॉ, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर इग्नोरेंस कर रहे हैं इस चीज को, ओके। अब आते हैं रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, रिकॉग्निशन बहुत है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट में रिकॉग्निशन डेफिनेशन इंपोर्टेंट पढ़ेंगे, क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एंड मेथड ऑफ रिकॉग्निशन, राइट्स ऑफ रिकॉग्निशन, कोड ऑफ इंडस्ट्री रिलेशन, इंडस्ट्री स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन, डिफाइनिंग नेगोशिएशन यूनियन, तो ठीक है। अब रिकॉग्निशन के लिए सब कर रही है, तो रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है, रजिस्ट्रेशन वर्सेस रिकॉग्निशन क्या है, यू मस्ट नेवर कंफ्यूज ट्रू कंसेप्ट। रजिस्ट्रेशन क्या है, जो गवर्नमेंट ने क्या किया अंडर 1926 एक्ट के अंदर उन्हें एक लीगल एग्जिस्टेंस दी और उन्हें कुछ इम्यूनिटी दी, ठीक है, आप उनसे बच सकते हो, ये हो गया रजिस्ट्रेशन। रिकॉग्निशन क्या हो, ग्रांटेड बाय एम्प्लॉय मैनेजमेंट ऑफिशियल एक्सेप्टेड बट स्पेसिफिक यूनिट है राइट टू सिट इन द टेबल ऑफ नेगोशिएट बिहाफ ऑफ द, उन्होंने लीगल रजिस्ट्रेशन हो गई लेकिन एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिकॉग्निशन क्या हो गई कि एम्प्लॉयर भी मेक श्योर करे कि हम उनके साथ बैठ के वर्कर के बिहाफ में बैठ के उनके साथ हम कहीं ना कहीं नेगोशिएट करें। The Federal Law क्या ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 does not contain any provision making it mandatory for employer to recognize registered, तो कहीं आपको पता है कि 1926 में कहीं मैंडेटरी नहीं रखा कि एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज करे, रजिस्टर्ड तो है लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं है।
हिस्टोरिकल एंड स्टेट लेवल रियलिटी, जैसे हम BI एक्ट, बॉम्बे इंडस्ट्री रिलेशन एक्ट है, फर्स्ट स्टेट लॉ है जो प्रोवाइड कर रहा था स्टैच्यूटरी बैकिंग फॉर रिकॉग्निशन ऑफ यूनियन। अगर आपको रिकॉग्निशन पूछेगा तो बॉम्बे इंडस्ट्री रिलेशन एक्ट 1946। देन हमारा महाराष्ट्र रिकॉग्निशन ट्रेड यूनियन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस एक्ट made recognition statutory right in Maharashtra, taken for decade recognition was mandatory in certain state but entirely voluntary। मतलब स्टेट में तो कहीं कहीं जैसे बॉम्बे में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, लेकिन नेशनल लेवल पे भी अभी वॉलेंट्री है। कोड ऑफ डिसिप्लिन 1950, तो ये भी वॉलेंट्री है। आपको पता कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या है, एक लीगली मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंट्री है। तो इसमें फिक्स द सेंट्रल वैक्यूम, कहीं ना कहीं सेंट्रल क्या होते हैं, एक गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस क्या कर दिया 16 ILC में लेबर ऑफ कोड ऑफ डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया। ये वॉलेंट्री था, मोरल एग्रीमेंट था, कोई लॉ नहीं था। तो अगर आपको कहीं पूछा जाए कि PY रिकॉग्निशन अंडर द कोड, तो आपको पता है यूनियन मस्ट बी फंक्शनिंग फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, रजिस्ट्रेशन के बाद भी 1 साल तक काम करते रहना चाहिए। देन ये रिकॉग्निशन में ऐसा कोड ऑफ डिसिप्लिन वॉलेंट्री उसमें बोला गया। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 15% ऑफ मेंबरशिप वर्कर स्पेसिफिक एस्टेब्लिशमेंट, और रिकॉग्नाइज करने के लिए इंडस्ट्री लोकल एरिया में नीड 25% मेंबरशिप। बट ये फेल हो गया क्योंकि आपको पता है एम्प्लॉयर क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं बिना किसी लीगल पेनल्टी, क्योंकि उन्हें कोई लीगल पेनल्टी तो मिल नहीं रही ना, इसलिए वो ये सारी चीजों को इग्नोर करते हैं। मेथड ऑफ डिटरमाइन द मेजोरिटी ऑफ यूनियन, कौन से मेथड्स है जो हम मेजोरिटी ऑफ यूनियन को डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी हमारी सबसे बड़ी यूनियन है। हाउ डज एम्प्लॉयर नो विच यूनियन एक्चुअली हैज द मेजोरिटी इज द, ये पूछा जाता है। पहला है सीक्रेट बैलेट सिस्टम, ये आता है। वर्कर वोट प्राइवेटली फॉर द यूनियन दे वांट, अब यहाँ पे कहते हैं वर्कर वोट करते हैं जोन सी यूनियन को वो चाहते हैं। तो रिकमेंडेड बाई फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1969, सपोर्टिंग बाई लेफ्ट विंग यूनियन, एटो बट हिस्टोरिकल अपोज्ड बाई इंटो। तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर था 1960 से सपोर्ट किया था लेफ्ट विंग यूनियन का, ठीक है, जैसे एटुक हो गया, सीटुक हो गया, और अपोज किसका किया था, इंटुक का। वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप रिकॉर्ड, द चीफ लेबर कमिश्नर फिजिकली चेक द यूनियन फी रिसिप्ट बुक एंड रजिस्टर द वेरीफाई एक्टिव मेंबर। एग्जांपल दिस वाज द स्टैंडर्ड मेथड अंडर द कोड ऑफ डिसिप्लिन। वेरिफिकेशन मेंबरशिप का ये स्टैंडर्ड मेथड बताया कोड ऑफ डिसिप्लिन के अंदर। पहला है सीक्रेट बैलेट सिस्टम, जो भी मैंने आपको बता दिया। देन last to the check of system, employee automatically deduct the union subscription fee directly from the worker salary। यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयर ऑटोमेटिकली उनका फी डिडक्ट कर लेता है, उनका जो सब्सक्रिप्शन फी है वो डायरेक्टली उनकी सैलरी से डिडक्ट कर लेता है, जो कि उनका रिटन कंसेंट होता है, एग्रीमेंट होता है, ट्रांसफर टू इट्स यूनियन। यूनियन विद द मोस्ट डिडक्शन इज द मेजोरिटी, जहाँ पे सबसे ज्यादा डिडक्शन जो यूनियन करती है वही सबसे ज्यादा मेजोरिटी यूनियन कहलाती है। तो ये सीक्रेट बैलेट सिस्टम, वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप एंड चेक ऑफ सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। देन गेम चेंजर, अब आपका आया गेम चेंजर, इंडस्ट्री रिलेशन कोड आया। अब इंडस्ट्री रिलेशन, अब वॉलेंट्री एरा हमारा ओवर हो गया। अभी हमने वॉलेंट्री पढ़ा है ना रिकॉग्निशन में, अब इन्होंने कुछ रिकॉग्निशन स्टैच्यूटरी करे, सेंट्रल लेवल में मैंडेटरी करे, जो कि आपको कुछ नहीं, इनके एग्जैक्ट नंबर याद कर लो। सॉल्व नेगोशिएशन यूनियन आप कब कर सकते हो, अगर कंपनी के पास बहुत सारी मल्टीपल यूनियन है, तो लीगली बाउंडेड रिकॉग्नाइज एक ना एक उसको, जिसके पास 50% या उससे ज्यादा वर्कर मस्टर रोल पर रजिस्टर्ड है, तो उनके साथ वो जाके एम्प्लॉयर के साथ जाके अपना नेगोशिएट कर सकती है सिंगल यूनियन। नेगोशिएशन काउंसिल क्या होती है, जब कोई सिंगल यूनियन ऐसी नहीं है जिसके पास 50% से ज्यादा वर्कर मस्टर रोल पे हो, तो एम्प्लॉयर क्या करेगी, काउंसिल फॉर्म करेगी जिसमें 20% मेंबरशिप होनी चाहिए, और हर रिप्रेजेंटेटिव जो 20% मेंबरशिप है उसमें हर एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, देन वो कहलाएगी नेगोशिएशन काउंसिल। तो अब ये स्टैच्यूटरी आ गया, मैंडेटरी आ गया, इंडस्ट्री रिलेशन कोड 2020। देन कोर पैराडिगम शिफ्ट प्री वर्सेस पोस्ट 91। अब क्या हमारा शिफ्ट आया, अब हम आ गए कि क्या चेंजेस आ गए हमारे पोस्ट LPG। ये हमारी एक तरह का वो चला है कि ट्रेड यूनियन किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो ट्रेड यूनियन एक्ट हमारी जो हेडिंग है पोस्ट LPG के बाद क्या है, तो प्री 1991 में क्या था, प्रोटेक्शनिस्ट एरा था, हाईली पॉलिटिकल, स्ट्राइक प्रोन, बहुत ज्यादा स्ट्राइक हो जाना, फोकस स्ट्रिक्टली ऑन ब्रेड एंड बटर, वेजेस हाइक्स, बेक्स, वही हैवी स्ट्रेक। लेकिन LPG के बाद क्या आया हमारा, कोऑपरेटिव, सर्वाइवल ड्राइवन, हम कोऑपरेट करके चल रहे हैं, फोकस ऑन जॉब सिक्योरिटी, प्रोडक्टिविटी, द स्टेट इज फ्रॉम प्रो लेबर टू प्रो इन्वेस्टर। स्ट्रक्चर चेंज इन ट्रेड यूनियन, डिसेंट्रलाइजेशन, क्या क्या स्ट्रक्चर चेंज आया, डिसेंट्रलाइजेशन होगी बार्गेनिंग की, कलेक्टिव बार्गेनिंग शिफ्टेड फ्रॉम द नेशनल इंडस्ट्री लेवल ऑफ एंटरप्राइज। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग थी वो कहाँ शिफ्ट हो गई, किससे शिफ्ट मतलब शिफ्ट हुई फ्रॉम द नेशनल इंडस्ट्री, जो हमारे प्लांट लेवल था वो कहाँ पे आ गया, कलेक्टिव बार्गेनिंग आ गया। डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल फेडरेशन हो गए, वर्कर क्या कर रहे हैं, मूविंग, मतलब यहाँ इन सारी चीजों से दूर जा रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंट नॉन एफिलिएट एंट्राइज लेवल यूनियन बना रखी है, एटोक इंटोक में वो नहीं जा रहे हैं। मेंबरशिप क्राइम, डाउनसाइजिंग हो गई, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम आ गई, प्राइवेटाइजेशन, सेवरल स्ट्रेंथ द पब्लिक सेक्टर,
टू इंडियन ट्रेड, मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ट्रेड यूनियन का, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, डिक्लाइन हो गई सेंटर में, मेंबरशिप भी अब वो खुद ही अपना कर रहे हैं। इमर्जिंग रोल है व्हाट यूनियन डू नाउ, अब क्या करें, जो कि मैंने आपको बता दिया, कन्फ्रंटेशन टू कोलैबोरेशन आ गई। पहले किस पे फोकस थी, सिर्फ वेजेस पे, अब क्या है, प्रोडक्टिविटी किससे लिंक कर दिया, हमारा वेज अग्रीमेंट से, अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको वेजेस हाई मिलेगा। तो ये क्या हो गया, रिस्ट्रक्चर हो गया द्वारा। स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडिंग फाइटिंग, पहले हम ब्लाइंडली फाइट कर रहे थे, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, नेगोशिएट किसके लिए यूनियन कर रही है, रीट्रेनिंग के लिए, अपस्किलिंग के लिए, मल्टीपल स्किलिंग के लिए, एक्सपेंडेड वेलफेयर फोकस, पहले शिफ्टिंग फोकस टूवर्ड्स क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, लीगल असिस्टेंट, इंक्लूसिव वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड वर्कर, तो कहीं ना कहीं अब रोल भी उनका चेंज हो रहा है। मॉडर्न थ्रेड्स क्या है, अब क्या आ गए थ्रेड्स हमारे, कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन एंड गिग इकोनॉमी, आपको पता है जो हमारे जो ऊबर्स हैं, जोमेटो, वो कभी ये कहते हैं वी आर नॉट अ एम्प्लॉयर, ठीक है, तो ये बिगेस्ट एग्जिस्टेंशियल थ्रेड्स आया। एलपीजी लीड टू द मासिव कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आर इजीली हायर फायर एंड आर न्यूट्रलिस्टली डिफिकल्ट टू यूनिलाइज, अब वो क्या है, आप हायर कर रहे हो, फायर करो, तो वो अब यूनिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। एंड IT, ITS and BPO residents, white collar service sector working often perceive traditional union as a blue collar and outdated, कहीं ना कहीं अब जो हमारे व्हाइट कॉलर सर्विस सेक्टर है वो क्या करे, जो ट्रेडिशनल है वो ऐसे परसीव करे ये ब्लू कॉलर है, आउटडेटेड है, मेक इट हार्ड फॉर यूनियन टू पेनिट्रेट इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, तो अब कहाँ हो गए, अब वो आ गया व्हाइट कॉलर है। कैपिटल मोबिलिटी, एम्प्लॉय नाउ दे हैव पावर टू इजीली शिफ्ट प्रोडक्शन टू नॉन यूनियनाइज एरिया अदर कंट्री इफ यूनियन डिमांड टू, अगर आपको लगता है कि यूनियन की डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग बहुत कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, अपना प्रोडक्शन ही कहीं और शिफ्ट कर लेगा इस चीज से बचने के लिए। तो ये मॉडर्न थ्रेड्स आ चुके हैं। अब आते हैं यूनियन सिक्योरिटी अग्रीमेंट, कहीं ना कहीं अब यूनियन को सिक्योर करने के लिए कुछ कुछ अग्रीमेंट है, ये एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, जो भी मैं डाल रही हूँ वो सब एग्जाम में। फर्स्ट वन इज द क्लोज शॉप, क्लोज शॉप क्या होते हैं, मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव होती है, एम्प्लॉय कैन ओनली हायर पीपुल हु आर ऑलरेडी यूनियन मेंबर, एम्प्लॉय जब भी करेंगे हायर जब वो ऑलरेडी यूनियन मेंबर का हिस्सा होगा, दिस इज द इलीगल इन मेनी जुडिशियल टुडे, आज इलीगल क्लोज शॉप है, आपको जब भी हायर करेंगे पहले आप यूनियन मेंबर का हिस्सा होंगे तभी हम आपको हायर कर सकते हैं। यूनियन शॉप क्या होगा, हायर एनीवन बट दे मस्ट ज्वाइन लेटर, अब हम किसी को भी हायर करें पर उन्हें यूनियन ज्वाइन करनी पड़ेगी, मस्ट है। एजेंसी शॉप क्या हो गई, अब ये क्या है, कहीं ना कहीं अब ये लीगल नहीं है यूनियन शॉप, ठीक है, क्योंकि आपको विलिंगली आ गया ना, ट्रेड यूनियन का भी नेचर पढ़ा था हमने। एजेंसी शॉप क्या होगी, एम्प्लॉय आर नॉट फोर्स टू ज्वाइन द यूनियन, उन्हें हम फोर्स नहीं करते बट दे मस्ट पे यूनियन फी, दिस प्रिवेंट फ्री राइडर वो बेनिफिट फ्रॉम द यूनियन बार्गेनिंग विदाउट द कंट्रीब्यूटिंग, तो उन्होंने कहा आप भले ही यूनियन ज्वाइन मत करिए लेकिन आपको कहीं ना कहीं यूनियन फी देनी पड़ेगी, एजेंसी शॉप है। तो इससे क्या होता है कि जो लोग बेनिफिट पाना चाहते थे वो बिना कंट्रीब्यूट के अब उन्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओपन शॉप कंप्लीटली वॉलंटरी है, एम्प्लॉय कैन चूज टू ज्वाइन और नॉट ज्वाइन, नो मैंडेटरी फी। प्रेफरेंशियल शॉप, यूनियन मेंबरशिप गेट प्रेफरेंस इन हायरिंग प्रमोशन, जो यूनियन होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं प्रेफरेंस मिलता है, हायरिंग प्रमोशन ले ऑफ, बट नॉन मेंबर कैन स्टिल बी हायर, ओके। तो अगर आपसे क्लोज पूछा जाए तो वो जब भी हायर करे जाएंगे जब आप उसके मेंबर होंगे, यूनियन में आप हायर तो कर सकते हैं लेकिन आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, एजेंसी में आप भले ज्वाइन मत करो लेकिन आपको पे करना पड़ेगा, ओपन शिप में आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें आपके वॉलंटरी है। प्रेफरेंसली में यूनियन में प्रेफरेंस दिया जाएगा उनको, कुछ ये हो गया हमारी यूनियन सिक्योरिटी अग्रीमेंट। देन स्पेक्ट्रम ऑफ कंट्रोल, मैक्सिमाइज यूनियन कंट्रोल, अगर हमें यूनियन को कंट्रोल करना है तो हम क्लोज शॉप करेंगे, यू कैन नॉट इवन बी हायर अनलेस यू आर ऑलरेडी ए मेंबर। मॉडरेट यूनियन कंट्रोल, यूनियन शॉप हो गया, एजेंसी हो, यू कैन बी हायर बट यू आर फोर्स टू ज्वाइन और पे लेटर। जीरो यूनियन कंट्रोल हो गया, ओपन शॉप हो गया, कंप्लीट फ्रीडम है एम्प्लॉय का, यूनियन हैज नो गारंटेड मेंबरशिप, ये स्पेक्ट्रम है मैक्सिमम टू जीरो, ओके। अब ट्रेड यूनियन का अब हमारा लीगल सेक्शन स्टार्ट होगा, अब हम सारा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 सारे सेक्शन के साथ इसका कंक्लूजन किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड PYQ में पूछे जाते हैं, देन हम PYQ सीरीज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी जा रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेड यूनियन एक्ट एंड PYQ सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए।